सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। ईद की छुट्टियों से पहले बजट पेश हुआ और उस बजट पर न सिर्फ हुकूमत की इत्तेहादी जमात बल्कि अपोजिशन का बड़ा ही सख्त रद्दअमल इस वक्त सामने आ रहा है और अपोजिशन अपना रद्दअमल देने में यहाँ तक चली गई है कि इस पूरे अमल को आज की खिलाफ वर्जी ही करार दे दिया गया है। आज उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, असम्बली में जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस पूरे अमल में आइन के आर्टिकल 73 की खिलाफ वर्जी की गई है। और वो कैसे की गई है कि बजट दस्तावेज़ को जब उसको ऑफिशियली पेश किया गया उससे पहले ऐवान में किसी कार्रवाई का हिस्सा बनाया ही नहीं गया, उस बजट दस्तावेज़ पर कोई बात ही नहीं की गई। और बराह रास्त जब बजट स्पीच हुई तो बस एक स्पीच के ज़रिए इस बजट को अनाउंस कर दिया गया। अब क्या वाकई कानूनी माहिरीन इस पर क्या राय रखते हैं कि आइन के आर्टिकल 73 की खिलाफ वर्जी की गई है और फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आगे हुकूमत को फेस करने पड़ सकते हैं। अब हुकूमत का इस पर जो रिएक्शन सामने आ रहा है, ख़ासतौर पर अपने इत्तेहादियों को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हुकूमत के बयानी में भी एक तज़ाद हमें नज़र आ रहा है। राना सनाउल्लाह जो वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हैं, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को हमने पूरी तरह से एतमाद में नहीं लिया और थोड़ी सी कमी रह गई पीपल्स पार्टी को ब्रीफ करने में, तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो एक टीवी प्रोग्राम में कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक इस बजट को हमने पेश किया, उनको हर बात पर ब्रीफ किया गया, उनको मुकम्मल तौर पर तफसीलात से आगाह किया गया। तो हुकूमत शायद अभी खुद भी क्लियर नहीं है कि उनकी जो इत्तेहादी जमात है उसको इस बजट के मामले पर पूरी तरह से एतमाद में लिया गया है या नहीं। और अगर ये मामला मज़ीद किसी तलखी की तरफ जाता है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई दूसरा लाहे अमल भी इख्तियार कर सकती है, कुछ सोच सकती है। और अगर ऐसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा सोचने का भी आगाज़ करती है तो हुकूमत कितनी मुश्किलात का शिकार हो सकती है, कितनी मुस्तहकम ये हुकूमत रह सकती है। ये वो सारे सवालात हैं जो आज मौजूद मेहमानों के सामने रखेंगे। आपसे तारुफ करवाते हैं। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल अजीज़ साहब सीनियर सियासतदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अली गौर बलूच साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो दानियाल अजीज़ साहब, चूँकि पहले एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा हम आपका ले लें इस पूरी बजट की सूरत हाल पर, ज़ाहिर इकॉनमी के मामलात को भी आप बड़ी करीब से देखते हैं, इस पर आपका क्या एक ओवरव्यू है? जो इत्तेहादी जमातों के या अपोजिशन जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कितने जायज़ हैं, किस हद तक उनको आप गलत समझते हैं? मेरे ख्याल में ये टेक्निकल पॉइंट्स का इशू नहीं है जी, और पॉइंट स्कोरिंग का भी इशू नहीं है। जो बुनियादी तौर पर बात समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान एक बहुत ही गंभीर वक्फे में शामिल हो रहा है, जिसके तहत जो पाकिस्तान की मईशत है उसको दुरुस्त सिमत में लाने के लिए या खाई में से निकालने के लिए एक बहुत ही पुख्ता, ज़ीरक और समझदार और तजर्बाकार हाथ चाहिए, जो कि ना सिर्फ माशरी मामलात को जानता हो बल्कि इंतज़ामी अमूर को समझता हो। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि अभी हमें ये फीड किया जा रहा है कि जी ये मिनिस्ट्रियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी और इससे पैसों का सरफा किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अगर ये मिनिस्ट्री आप खत्म करेंगे तो फोर्थ विथ आपको सिविल सर्विस रिफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, इनको समझ ही नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत की, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं जिनको चेयरपर्सन बना दिया इस डाउन साइजिंग कमेटी का। और मेरे ख्याल में इसीलिए इनको बनाया क्योंकि ये सिर्फ गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। अगर इन्होंने करना होता तो ये 2 महीने में तैयार करके, अभी भी तो इन्होंने सिर्फ 75 दिन दिए हैं, तो इसको 2 महीने में तैयार करके तो बजट में अनाउंस कर देते। और बिलावल साहब तो बार बार ये अनाउंस कर रहे थे कि 17 मिनिस्ट्रियां मैंने खत्म करके 300 अरब देना है, तो वो तो वर्किंग वैसे ही इनके कोalition पार्टनर के पास, तो वो इनको फराम कर देते, उसकी थोड़ी दीन में सीधी कर देते। इन्होंने कुछ नहीं करना। ये इंतजामिया के हाथों कठपुतली है ये सियासी जमातें सारी, और इंतजामिया जो है वो मसाइल का हिस्सा बन चुकी है। वो मसाइल हल कभी नहीं हो सकती। ये एक विजन के साथ, जिसको तजर्बा हो, जो एक इकोनॉमिस्ट हो, जिसको गवर्नेंस का तजर्बा हो, जिसने रिफॉर्म्स की हो नेशनल, ये वो पाकिस्तान को संभाला। तो दानियाल साहब, इस वक्त जो वजीर खजाना है वो तो कोई रवायती सियासतदान भी नहीं है, वो तो एक टेक्नोक्रेट हैं। उन्हें उनकी एक्सपर्टी की वजह से ही वजारत खजाना का ये मनसब दिया गया कि वो आएंगे और पाकिस्तान को इस माशी मझधार से निकालेंगे। तो उनके पास क्या आप समझते हैं कि प्लानिंग का फुकदान है या विजन उनका वो उसके मुताबिक नहीं है, इंटेंशन नहीं है? असल जो बुनियादी मसला है वो क्या है? उनको नॉलेज बेस ही नहीं है जी, उनको तजर्बा ही नहीं है, उनको पता ही कुछ नहीं है। अभी आप देखिए, उन्होंने कहा कि 2.7 खरब रुपए जो हैं वो ट्रिलियन रुपीस जो हैं ये लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, और हमने एक अमेंडमेंट कर दी है FPR के एक्ट में, उसमें DG लॉ की पोस्ट क्रिएट कर दी है। अब वो आधे हमें जून से पहले मिल जाएंगे।
वो भाई किस दुनिया में फिर रहे हो तुम? तुम्हें समझ है कि ये क्यों लिटिगेशन में गई हुई है? ये तो महकमा खुद करवाता है। इसी तरह इन्होंने कहा कि जी 590 अरब रुपए चोरी के हैं, वो हमने वापटा से हासिल कर लेने हैं। अभी अप्रैल में जो लेस्को है बिल्कुल इनके नाक के तले, उसमें 34.7% चोरी हुई है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। जबकि ये 9 महीने से प्रोग्राम चला रहे हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के, जी ये चोरी खत्म करनी है। इनको क्या पता बेचारों को? इनको अंदाजा, इनको ये भी नहीं पता कि ये मिनिस्ट्रियां जो है 18वीं तरमीम के बाद वापस क्यों बनी, इनके नए नए नाम रख के क्यों बनाई गई। 18वीं तरमीम में तो खत्म कर दी गई थी, तो फिर इनको असरे नो क्यों दोबारा तैनात किया गया? इनको तो ये भी नहीं पता। इनको तो ये भी नहीं पता कि 18वीं तरमीम जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पैदावार थी। इनको ये भी नहीं पता। सही। तो कहने का मकसद ये है कि ये इनके बस की बात नहीं है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना गहरा काम है, कितना संजीदा काम है, कितना सूझबूझ का काम है। आपको तो तारीख जो है वो हिफ्ज़ होनी चाहिए पिछले 200 साल की, फिर जाके आप किसी चीज को। इनके बस का काम नहीं है तो फिर किसके बस का काम है? इससे पहले भी ज़ाहिर कमोबेश यही तमाम पार्टियां चेहरे हम आते रहे। मैं ज़रा वापस आपकी तरफ आता हूँ। अहमद उवैस साहब, ये जो उमर अयूब साहब आज कह रहे थे असेंबली में कि ये आइन के आर्टिकल 73 की खिलाफ वर्जी हो गई है, ये क्या होता है आइन का आर्टिकल 73? कैसे खिलाफ वर्जी हुई है? और बजट दस्तावेज़ को पहले पेश करना, बहस करना ज़रूरी होता है नहीं? ज़रा एक कानूनी नुक्ता निगाह भी दीजिएगा और फिर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बयान कीजिएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये, क्योंकि ये बजट बड़ा अहम मसला होता है और इसमें आपने जो बजट बनाया आइंदा साल का, वो पहले जो है वो अप्राइज किया जाता है मेंबर पार्लियामेंट्स को बिला तखसीस। उसमें अपोजिशन के ट्रायल बेंच हों या अपोजिशन के हों, ये तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स को उनकी फ्राहम की जाती है कॉपी और डिटेल दी जाती है और उसके ऊपर बाकायदा बहस ओपन भी की जाती है। ये तो इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे किया है कि जैसे आपने देखा है बाज़ औक़ात ये एक चोर तरीके से कोई एनाउंसमेंट करते हैं, एकदम से पेश किया और वहां से, जिस तरह अभी ये पंजाब असेंबली में आपने देखा होगा कि वो हत्या इज्जत का जो एक्ट पेश किया गया था वो पेश किया और उस वक्त पास करा के ले आए। सही। तो ये तरीकेकार नहीं होता। बजट का एक पूरा ये बड़ी अहम इशू है और इसी वजह से उसमें आर्टिकल 73 स्पेसिफिकली बजट के मुतालिक ही है। अच्छा। तो ये इस नुक्ते नज़र से मैं कहूँगा कि ये असल में प्रॉब्लम ये है कि जब कोई शख्सियत जो है, कोई सियासतदान जो है, वो एक अपने प्रोसेस से और अपनी मेहनत और कावश से वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचता है ना, तो वो इन तमाम स्टेजेस से गुजर चुका हुआ। सही। और उसको पता होता है क्या कैसे करना है, कैसे मैनोवरिंग करनी है, किस तरह से बजट के क्या तरीकेकार हैं। अब जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन ये है कि पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़ के आए और आके वो बन गए। जब के जो इंस्ट्रक्शन आती थी वो इंस्ट्रक्शन कन्वे कर देते थे। तो इनकी हैसियत वो एक आपने देखा होगा कि तनावर दरख्त के साथ जब बेल ऊपर चढ़ जाती है ना, तो वो उसको सहारा जो होता है। इस पर तो मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल 73 की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर इसको क्या अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है? फरीक किसको बनाया जाएगा, किसके खिलाफ हो सकता है? और क्या आप लोग ऐसा, यानी आपकी पार्टी सोच रही है इसको फिर इस पूरी सूरत हाल को चैलेंज करने के बारे में? नहीं, इसको यहाँ ही टेकअप करेंगे। इसको ये वो अदालत में जाने वाली तो अभी बात बाद में आएगी कि यहाँ तो पहले तो इसको इसी डिटेल में यहाँ लेकर आएंगे इसको सारा कि ये तरीकेकार जो है वाई इसको ये जो है इसको बाईपास किया गया। ट्रायल बेंच को ये खड़े होकर, जो अगर इन्होंने वो टेक्निकल आदमी है अपॉइंट कर दिया है इनको फाइनेंस मिनिस्टर को, तो खड़े होकर बताएं। वो नहीं बताते तो लॉ मिनिस्टर खड़े होकर बताएं, वो तो लॉ मिनिस्टर हैं। उनको तो वो जो भी वजाहत देंगे वो तो फिर आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगी ना, तो पार्लियामेंट में तो इसका हल नहीं निकल सकता अगर ये कानूनी मामला है। हम तो पहले ये वहाँ पे इसको डिबेट ओपन करें, उसके बाद हम अपना पूरा लह अमल बनाएंगे कि हमने कैसे स्टेप लेने हैं और क्या करना है। इसके ऊपर बाकायदा तैयारी करेंगे और इसको हम स्टेप लेके आएंगे। बड़ा अहम इशू है भाई, क्योंकि एक तरफ तो कौम भूखों मर रही है, एक तरफ आपने बजट जो है वो सिर्फ एक फ्रैक्शनल क्लास को जो बिल्कुल आप देखिए जो 1% भी नहीं है और जो फिल्थी रिच पर्सन जिनको आप कह सके, जिनको हर किस्म की छूट भी मिली हुई है और उनके पास बेतहाशा एसेट्स हैं और उन्होंने पाकिस्तान से पैसा बाहर निकाल के दूसरे ममालिक में अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई है, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया गया है। उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं लागू हुआ और एक नॉन फाइलर के ऊपर आपने पाबंदियां 100 लगा दी हैं कि ये नहीं होगा, इतने % चार्ज करेंगे, इतना फलां करेंगे।
एक गरीब आदमी को आप मार रहे हो इसके और जो पीछे अमीर हुकूमत आदमी की उसको सोच थी क्या मकसद था? ज़रा अली गौर बलोच साहब भी चूंकि मौजूद हैं। अली गौर साहब, मुस्लिम लीग नून या हुकूमत का इस वक्त बयानिया है क्या? पीपल्स पार्टी को बजट से पहले एतमाद में लिया गया था, नहीं लिया गया था? एक रानुमा आपका कहता है कि हाँ जी लिया गया था, मुकम्मल तौर पर वो आगाह थे पूरी सूरत हाल से, और अब वो मीठा मीठा हपप और कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। लेकिन आपके जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सना साहब, वो बरमला ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को हम उस तरीके से नहीं एतमाद में ले सके, थोड़ी सी कमी रह गई है। तो असल मौक़िफ़ है क्या पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि पाकिस्तान की मईशत को गुज़श्ता कुछ सालों में मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किलात आई, जिस तरह से कि उसकी तबाही की गई, जिस तरह से गैर नुमाइंदा हुकूमत को पिछले दिनों मुसल्लत किया गया और उसके ज़रिए हत्ता कि वो यहाँ तक उतर आए कि IMF को भी दूर लिखते थे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में पाकिस्तान को संभालना जो है वो एक यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज था, और ख़ास तौर पर जो पिछले 11 माह में इत्तेहादी हुकूमत थी, उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ख़ास तौर पर उन हालात में डिफ़ॉल्ट से बचाया जबकि एक पार्टी जो कि एक सियासी पार्टी का रूप धारे हुए है, वो तो हर जगह ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हुआ और कल डिफॉल्ट हुआ। वो तो ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कैसे करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं। पाकिस्तान के इस बजट में हुकूमत ने टैक्स में भी, जाहिर है नेट में भी वो लोग भी लेकर आए हैं जो इससे पहले टैक्स नेट में नहीं थे। खास तौर पर जो शोबा ज़राअत का है उसके लिए एक बड़ी खतीर रकम रखी गई है। इस तरह से दीगर शोबाजात के लिए भी मैं समझता हूँ कि काफी पैसे रखे गए। हाँ, पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी नहीं हम कह सकते, लिहाजा ये एक चैलेंज है, और खास तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टैक्स इकट्ठा करना है। जाहिर है जो नॉन फाइलर की टर्म है ये तो दीगर ममालिक में तो है ही नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक में। ये हमारे मुल्क में वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग जो है वो टैक्स की फाइल ही नहीं मतलब है कि सबमिट करवाने के लिए तैयार, और बेशुमार ऐसे कारोबार हैं जो कि हमारे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं, जो कि पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ से बगैर इसकी वजह क्या है कि हुकूमत पर जो भी हुकूमत वक्त होती है उस पर ट्रस्ट ही नहीं होता ना लोगों का कि वो अपना निज़ाम बेहतर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हम खुद कफील हो जाएंगे शायद। जो वो तबका, बिल्कुल मेरे कुछ दोस्त इधर बात कर रहे हैं, मैं दानियाल साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई हमारा जो टैक्स सिस्टम है, हम जितना जोर नॉन फाइलर पर लगा रहे हैं उतना टैक्स की कलेक्शन पर भी लगाएं। और जो ऑलरेडी हमारे टैक्स नेट में हैं या जो लोग नहीं हैं लेकिन वो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, उनकी अरबों की प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी देखा जाए। और जाहिर है इन तमाम आप हुकूमत होते हुए आप ये कह रहे हैं कि देखा जाए या किया जाए, ये तो अब तक हुकूमत को अपने 100 रोज में करना था। जो कि अली गौर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? उनका फायदा हो सकता है। बहरहाल जो पाकिस्तान की हुकूमत ने बजट दिया है, मैं समझता हूँ कि ये इन हालात में एक बेहतरीन बजट है। सही है। अब अली गौर साहब, और यहाँ तो लोग कहते थे कि इतने टैक्स लग जाएंगे, तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, सरकारी मुलाजमीन का ये हो जाएगा, तो वो सारे ख्वाब उन लोगों के उस पार्टी के चिकनाचूर हो गए हैं जो रोज धमकियां लगाते हैं कि हम IMF को खात लिखेंगे, हम जो। अली गौर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? असल में वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, वो PMLN की मुखालफत नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। महंगाई की शरह भी पिछले एक साल की निस्बत आज बहुत बेहतर है, काफी चीजों में कमी हुई है, लेकिन अभी हमने और बड़े बड़े टारगेट भी अचीव करने हैं। और मैं समझता हूँ कि वजीर आजम साहब और उनकी टीम की शबाना रोज जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और पाकिस्तान माशी तौर पर जब चाइना, सऊदीया और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के जितने भी ये हमारे मुआहदे हैं ये मैच्योर होंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। डॉलर भी काफ़ी अब स्टेबल है एक जगह पर। पेट्रोल की कीमतें बैनुल अक़वामी तौर पर कम हुई हैं, आटा और दीगर जरूरत। चलो मैं वापस अली गौर साहब की तरफ जरा वापस आता हूँ। थोड़ा सा आपको आवाज़ भी सही तौर पर नहीं आ पा रही, इसलिए आप सवाल शायद नहीं सुन सके। तो अब दानियाल अजीज़ साहब, ये इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, एक इत्तेहादी जमात एतराज़ उठा रही है इस वक्त बजट के पूरे एक अमल पर कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन को चलें आप साइड कर दें, अपोजिशन तो हमेशा हुकूमत पर तनकीद करती है, लेकिन ये जो इत्तेहादी जमात के सवालात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इस मौके की मुनासबत से और इस पूरी सूरत हाल में आपको कितने खतरे की घंटी लग रहे हैं आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए? जी, मेरे ख्याल में ये जो इत्तेहाद की बात है, असल में इसका मसला जो है वो इतना बजट का नहीं है जितना पंजाब का है।
मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पिछले तकरीबन कई दहाइयों से पंजाब से बाहर रही है। यहाँ तक कि इंतजामिया जो भट्टू जैसों को अपना लेती थी लेकिन उस पार्टी को करीब नहीं आना। वो समझते हैं कि ये उनका वक्त है कि वो बराबर की मिनिस्ट्रियां लें और वो मोतबर वाली मिनिस्ट्रियां लें, ताकि पंजाब को अपने जो पाकिस्तान का वो एक सियासी तारीख है उसको पंजाबी पार्टी का वो चाहते हैं कि से वहां पर अपना मामला जो है वो सीधा किया जाए। अच्छा। तो नून लीग जो है जहाँ तक मुझे अभी तक नहीं मान रही इस बात पे और यहाँ पर बात अड़ी हुई है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट में जो कुछ हो रही है इस मामले को रफा दफा करने। तो दानिश साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में वजारतें चाहती है, हुकूमत का हिस्सा बनना चाहती है, इसलिए ये सारा इस वक्त ये जो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, पीपल्स पार्टी एक कोalition पार्टनर है, उन्होंने वोट दिए हैं पंजाब में भी और मरकज में भी। जाहिर बात है ये एक आम सी मंतक के समझ आने वाली कि वो अब हुकूमत में हिस्सा भी मांगेंगे। अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, और अब जब ये बनने को जाना है इन्होंने, तो फिर इन्होंने जाहिर बात है पंजाब में भी बनना है। अब बात यह है कि वहां पर कौन सी वजारतें और कितनी, जहां तक मेरा ख्याल है वो ये बात अटकी हुई है। अच्छा, लेकिन अब उन गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी हैं पीपल्स पार्टी के जो दीगर भी अहम रहनुमा हैं, जब रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी उनसे बात हो रही है तो दानियल साहब वो तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ना कोई वजारत लेगी, हमें तो नहीं हुकूमत में आना, कैबिनेट का भी पार्ट नहीं बनना, तो वो तो बड़ा खुलकर ये बात कर रहे हैं। तो फिर इस तरह कैसे वो अंदरूनी खाना मामला तय कर सकते हैं, फिर पब्लिक को कैसे फेस करेंगे? तो मैं आपको बता तो रहा हूं कि जब तक पंजाब का मामला नहीं सेटल होगा तो ये बातें मरकज में होती रहेंगी, यही तो मैं कह रहा हूं। तो पंजाब में शामिल होना चाहते हैं, मरकज में नहीं होना चाहते, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि जब तक पंजाब में उनको जो हिस्सा वो समझते हैं कि उनके बेहतर को जरूरत है या उनका बनता है, जब तक वो नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है फिर मरकज में भी वो क्यों बनेंगे। सही। और नून लीग के पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं है। अगर हुकूमत को चलाना है तो जाहिर पीपल्स पार्टी हटती है तो हुकूमत ही खत्म हो जाएगी, तो ये हिस्सा उन्हें देना पड़ेगा। फिर जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो बात जाके रफा दफा होनी है। तो अहमद ओवैस साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है बजट के बाद से, हमें लग रहा है कि वो भी एक अपोजिशन के रूप में इस वक्त आ चुकी है और आपका काम काफ़ी हद तक आसान कर चुकी है। और अगर ये मामला नहीं तय पाते इन दोनों के दरमियान, हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के दरमियान, तो फिर क्या समझ रहे हैं आगे क्या मंजरनामा सामने आ सकता है? देखिए ना, पीपल पार्टी की पोजीशन, बल्कि एक इससे पहले मैं आपको वो बता दूं कि जो आर्टिकल 73 है ना, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बजट जो है इसका बिल जो है ये ओरिजिनेट तो नेशनल असेंबली में ही होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 70, और उसके बाद इसकी कॉपी जो है वो सेनेट को सप्लाई की जाती है। अच्छा। और सेनेट को विद इन 7 डेज उसने अपने ऑब्जेक्शन या अपनी रिपोर्ट जो है पेश करनी होती है। ये तो वो प्रोसेस ही नहीं हुआ। अच्छा। ये इसी वजह से वो भी ये इन्होंने सारा बाईपास कर दिया और ये कॉन्स्टिट्यूशन की इन प्रोविजन को आउटराइटली डिफाई किया, बाईपास कर गए। आर्टिकल 73 जो है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर इसका जिक्र है और वो सारी उसकी डिटेल है किस तरीके से उसका होगा। ये तमाम प्रोसीजर को बाईपास करके इन्होंने वो ये ऐसे कहते हैं ना कि he kept everything close to his chest, किसी को पता ही ना लगे। सही। तो बेईमान के जो है जो खासतौर पे बजट का जो मनी बिल होता है वो और ये इस तरह से नहीं होता। बजट का पूरा एक तरीकेकार है और वो उसको कॉन्फिडेंस में लेना होता है, वहाँ पर हाउस को सारी डिटेल दी जाती है और उसके बाद फिर ये वो उनके ऑब्जेक्शन के साथ आते हैं। तो अहमद साहब, इसका मतलब सादा अल्फाज में क्या निकलता है कि क्या किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकती है हुकूमत या नहीं? एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद आप इस पर ज़रा मजीद डिस्कशन कीजिएगा और फिर हम अली गौर बलोच साहब के सामने भी ये नुक्ता रखेंगे कि पीपल्स पार्टी पर का जो मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के बारे में मौक़िफ़ असल में है क्या और ये कितनी मुश्किलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आगे हो सकती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद उवैस साहब, दानियाल अजीज साहब, अली गौर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अहमद उवैस साहब, ये ब्रेक से पहले जो आपका नुकता अधूरा रह गया था, ज़रा उसको भी मुकम्मल कर लीजिएगा कि ये आर्टिकल 73 की अगर खिलाफ वर्जी हुई है बजट वाले पूरे अमल में, तो कानूनी तौर पर अब कितनी मुश्किल हो सकती है हुकूमत को, या फिर ये असम्बली के फ्लोर पर ऐवान में ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए ये मामला आ गया, क्योंकि ये जब उसके बगैर प्रेसिडेंट को भेजेंगे तो वहाँ भी ऑब्जेक्शन आएगा, वहाँ से रिटर्न भी हो सकता है ये बिल। और ये तमाम, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, असल में प्रॉब्लम हमें ये पैदा हो गई यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को ना कोई पढ़ता है, ना उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से क्राइसिस जो है वन आफ्टर द अदर हमारी बढ़ती चली जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की वो अहमियत हमने खत्म कर दी। हर क्लॉज को, हर आर्टिकल जो इसमें दिया गया है और स्पेसिफिकली जो मेंशन हुआ है उसके दैट हैज टू बी एक्टेड अपॉन, ये प्रॉब्लम। और इसी वजह से यहाँ पर भी, क्योंकि बजट में जो अगर ये डिटेल में इसकी ओपन करेंगे इसको डिस्कशन के लिए, और वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, सेनेट में जाएगा, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेज होंगे। और वो क्वेश्चन जो है ये उनको छुपाना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, उसके ऊपर बहस नहीं करना चाह रहे हैं। सही। इस वजह से ये एक सिलसिला जो है ये एकदम से ये सामने आया है। और पीपल पार्टी, देखिए इस मौके के ऊपर पीपल पार्टी ने बड़ा वाइजली उन्होंने ये कहा था कि जी हम आपकी हुकूमत चलाने के लिए तो आप तो कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस वक्त जो है वो ट्रम्प कार्ड तो उनके हाथ में है, बिल्कुल। अब ट्रम्प कार्ड हाथ में है कि उनकी जायज और नाजायज डिमांड, मैं बात कर रहा हूँ कि यकीनन उनकी जो डिमांड होंगी जायज होंगी, लेकिन जो डिमांड उनकी होंगी इनके पास ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है बट टू एक्सेप्ट। अच्छा। वरना वो किसी भी वक्त जो है वो इनके पाँव के नीचे से कारपेट खींच सकते हैं और ये फ्लैट ऑन द ग्राउंड गिरेंगे। ठीक है, ये सूरत हाल है इस वक्त। इट्स अ बिग क्राइसिस इन अ वे। ठीक है, या उनकी बातें जो जैसे वो कहते हैं सारी माननी पड़ेंगी, या इनको ये कॉन्सिक्वेंस जो है ये देखना पड़ेंगे। ठीक है, तो कादिर मंदुखेल साहब, पीपल्स पार्टी इस वक्त कौन कौन सी बात हुकूमत से मनवाना चाहती है? चूंकि ज़ाहिर है जो आपके इस वक्त नंबर वाइज अपोजिशन है, तो हुकूमत आपको इनकार तो कर ही नहीं सकती। ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। और फिर ये जो आर्टिकल 73 की खिलाफ वर्जी इस वक्त उमर अयूब साहब ने उस जानिब तवज्जो दिलाई है, वो कितना संगीन मामला हो सकता है हुकूमत के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हुकूमत का रवैया है मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के साथ, हमारे जो मेम्बरान हैं वो इंतहाई मायूस है। और उसकी वजह ये है कि पिछले 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत में भी जो हमारे साथ वादा किया गया था, सिंध जहां 90% सैलाब से डूब चुका था और वहां बिलावल साहब ने 21 लाख मकानात का ऐलान कर चुका है, उस वक्त भी पैसे नहीं दिए, इस बजट में भी पैसे नहीं रखे गए। और फिर उसके अलावा जो ना वो हतक इज़्ज़त जो बिल पंजाब का था उसमें भी एतमाद में नहीं लिया है। और फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है मुसलसल, चाहे हनीफ अब्बासी की शक्ल में हो, चाहे मोहसिन शाहनवाज की शक्ल में हो, या खुरम दस्तगीर की शक्ल में हो, ये मुसलसल पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और न सिर्फ बयान दे रहे बल्कि आवाम को गुमराह करने के लिए ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से हमने मशावरत कर ली है। अब आप बताओ कि हमारी पार्लियामेंटेरियन की जो तर्जुमान है शाजिया मरी साहबा, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर साहब, सलीम मांडीवाला साहब, ये तमाम रहनुमा मीडिया पे आके बोल चुके हैं कि हमसे कोई मशावरत नहीं किया है। मगर उसके बावजूद नून लीग के कुछ इस तरह लोग जो बाकायदा प्लांटेड किए हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और वो इस टाइप के गुमराह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से मशावरत की गई है। तो आप मुझे बता दो, उसके अलावा मैं आपको एक और हवाला दूं, जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ NA 242 में, जहाँ शहबाज शरीफ साहब का भी हल्का है। पिछले बजट में जहाँ अली गौर बलोच साहब भी हमारे साथ असम्बली में थे, पिछले असम्बली में, तो K5 मंसूबा हमने मंजूर कराया था और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने एंड टाइम पे फंड देने से मना कर दिया। अच्छा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सूबाई सतह पे सिंध गवर्नमेंट ने वो मंसूबा शुरू कर दिया है, यानी हब डैम से पानी की नहर लाने के लिए 12 अरब 75 करोड़ की लागत से। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून इस तरह वादे भी कर रही है और फिर प्रोपेगेंडा भी कर रही है हमारे खिलाफ, खुद हमारे बैसाखी पे खड़ी है, हम आज कंधा यूं कर देंगे धड़ाम से गिरेंगे। लेकिन जब गिरेंगे तो पता नहीं चलेगा अब्बासी साहब तो बड़े एतमाद से, किधर गिरेगा। अब्बासी साहब ने बड़े एतमाद से कहा कि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया, पीपल्स पार्टी मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू कर रही है और उनकी मजबूरी नहीं है हुकूमत में आपके साथ रहना, आपकी मजबूरी हुकूमत के साथ रहना। ये उनके वो अल्फाज हैं जो टीवी इंटरव्यू पर उन्होंने अदा किए।
देखिए, पहली बात तो ये कि हनीफ अब्बासी साहब वो खुद अपने वज़ीर-ए-आज़म को झुठला रहे हैं। अगर हमें एतमाद में लिए है तो वज़ीर-ए-आज़म हमें क्यों दावत दे रहे, आइए हमारे साथ मशवरत कर लें। या तो दोनों में से एक झूठ बोल रहे हैं ना, तो ये खुद मशवरत कर ले कि इनमें से कौन झूठ बोल रहे हैं। या हुकूमत में बैठे हुए वजीर या प्राइम मिनिस्टर जो ना, और या हनीफ अब्बासी, जब प्राइम मिनिस्टर आज भी दावत दी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और मशवरत के लिए कि आइए बताओ क्या मसले है, असम्बली के फ्लोर पे मीडिया पे हमने कहा, तो हनीफ अब्बासी का मतलब ये कि उसको बाकायदा हमारे लिए उनको प्लांटेड किया है कि आप इनके खिलाफ बयान देना है। और फिर बात ये होता है ना, हमारी क्या मजबूरी है, अगर नादरा का स्टाफ डायरेक्ट आ जाता है और एयरपोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब की अंगूठे लगा सकते हैं। मंदुगल साहब, प्लांटेड आप कह रहे हैं उनको किया गया, तो कहां से हो सकता है? अगर वजीर आजम आपको दावत दे रहे हैं, आपकी लीडरशिप से मिल रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं की लीडरशिप में एक रहनुमा अगर आपके खिलाफ बयान दे रहा है, तो क्या नून लीग की लीडरशिप से हटकर कोई और उनको कोई हिदायत दे रहा है, या फिर नून लीग से ही दो तरह की हिदायत जारी हो रही है? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, पिछली हुकूमत में जहां पे मैंने मिफ्ताह इस्माइल साहब की बात दोहरा है, तो मरियम नवाज साहिबा ने डायरेक्ट जरदारी साहब को मेरी शिकायत की है। हालांकि मैंने वही बातें दोहराई है जो मिफ्ताह इस्माइल अपनी हुकूमत अपनी पार्टी के खिलाफ कर रहा था। तो आज अगर हनीफ अब्बासी इस तरह बड़े लेवल पे और बाकायदा शहबाज शरीफ साहब की ये राइट हैंड है और उनकी हिदायत भी ये हमारे खिलाफ इस तरह बयान दे रहे, तो आप बताओ कि हमारा एहतियात कैसे चलेगा? और फिर जब हमारा एहतियात नहीं चलेगा तो ये जो फैसिलिटीज मिली है 16 महीने की हुकूमत में, जो हमने कंधा दी है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तहरीक अदम एतमाद की तहरीक भी हमने पास करा है और हमने ये मूवमेंट शुरू की। अब ये इत्तेहाद आपका कैसे चलेगा, इस पर अली गौर साहब से मैं उनकी राय जानता हूँ, लेकिन ये बताइएगा, मरियम साहिबा की शिकायत पर जरदारी साहब ने आपकी सरजनिश की थी? जी 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 बिल्कुल, जरदारी साहब ने मुझे फोन किया है और मुझे कहा कि आपने ये बातें क्यों की है। तो मैंने कहा सर मैंने तो वही बातें की है जो मिफ्ताह इस्माइल इनकी अपनी पार्टी के ऐसे की है। तो मुझे कहा कि आइंदा ना करे बात। तो आप बताओ कि ठीक है, मेरे बड़े हैं जो उसको हुक्म सारा अंकों पे, मैं मीडिया से अलग हो गया, 2-3 महीने में मीडिया पे नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने वही बातें की जो खुद उनका मिफ्ताह इस्माइल उस वक्त भी करा था और आज भी करा है। आज हनीफ अब्बासी साहब किसकी हिदायत पे बातें कर रहा है? मुझे तो मेरे पार्टी से जो है ना वो सरजनिश भी हो गई है, डांट पटान भी हो गई है, मेरे बड़े जो उसका हुक्म। लेकिन आज हनीफ अब्बासी साहब शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पे नहीं कर रहा ये बातें सारे, तो इस बात की वजह होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो उनको शोकास पकड़ा दे कि भाई आपने किस बात की। एक तरफ हम हुकूमत हम पीपल्स पार्टी की मिन्नत समाजत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इतना बड़े प्रोपेगेंडे कर रहे हैं उसके खिलाफ। ठीक है, तो अली गौर साहब, नून लीग की इस वक्त पॉलिसी पीपल्स पार्टी को लेकर है क्या? शहबाज शरीफ साहब उनकी लीडरशिप को दावत दे रहे हैं कि आए बैठे, आपको हम बजट के मामलों पर एतमाद में लेते हैं, और टीवी टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उनके खिलाफ बात की जा रही है कि जी ये तो मीठा मीठा हपअप कर रहे हैं, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं, इनको तो हम पूरी ब्रीफिंग दे चुके हैं। तो ये हनीफ अब्बासी साहब और दीगर रहनुमा, ये लोग फिर किसकी हिदायत पर इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि मैं सुन रहा था कादर मंदो खेल साहब की बात, कादर साहब भाई हैं, दानियाल साहब बात कर रहे थे। मैं ये कहूँगा कि दोनों पार्टी की तरफ से बाद औकात कुछ दोस्त गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब बजट के ऊपर राब्ता होगा या मतलब बात होगी तो दोनों पार्टीज की सीनियर लीडरशिप की होगी, और दोनों पार्टीज के जो जिम्मेदारान हैं, जो खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे आते हैं, दोनों पार्टीज के जो सरकर्दा लोग हैं, उनको अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं करना चाहिए। बयान असल तो वही है जो हमारी पार्टी की लीडरशिप, और माजरत के साथ लाइन भी वही लेनी चाहिए जो लीडरशिप की लाइन हो। तो क्योंकि देखें, अगर राब्ता शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन साहब के साथ, या हमारी सीनियर जो सरकर्दा लोग हैं वो उनके लेवल पे मीटिंग चल रही है। हाँ, पीपल्स पार्टी की बासियत पार्टी अगर बजट के ऊपर तफादात हैं, भी राब्ता नहीं है, मामला डिस्कस होने हैं, तो जाहिर है ये फिर सरकर्दा लोगों के लेवल पर होंगे ना, सीनियर लीडरशिप के, मेरे तो या कादर मंदो साहब के लेवल पर। ऐसी सूरत में पार्टी लाइन, पार्टी पॉलिसी को क्रॉस करके अगर कोई उसके खिलाफ कोई बयान दे रहा है तो फिर वहां पर पार्टी से कार्रवाई होनी चाहिए। कई ऐसे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, कई पीपल्स पार्टी के ऐसे दोस्त हैं, कई पीपल्स पार्टी के ऐसे दोस्त हैं जो गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। कई हमारी पार्टी से भी मैंने देखा है कुछ लोग हैं वो
सीनियर लीडरशिप को कंसल्ट किए बगैर ऐसा बयान देते हैं जिससे कि दूसरी पार्टी के लोगों को वो नागवार गुजरता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौकों पर मोहतात रहना चाहिए और जो मामला तय लीडरशिप ने करने उसमें मैं या कादर मुंदखेल साहब कोई अपनी राय ठोस दे तो वो वैसे भी गैर मुसद्दका बातें वो नहीं करनी चाहिए। मेरा अलीगढ़ साहब, पार्टी ने क्यों इतना हल्का हाथ अभी रखा हुआ है? अगर इस तरह का कोई बयान जो कि दो जमातों के दरमियान ताल्लुकात को बिगाड़ सकता है, ख़राब कर सकता है, तो उस बयान पर ना कोई नोटिस, ना कोई शो कॉज, ना कोई वजाहत तलब की गई? नहीं, देखें बहुत ज्यादा, एक तो आपको पता है कि चैनल्स हैं, मुख्तलिफ लोग कई दफा मीडिया को दे रहे होते हैं, लेकिन जब पार्टी के नोटिस में आता है तो उसके बाद यकीनी तौर पर लोगों की सरदर्शी भी होती है और नून लीग में तो एहतसाब का ये बिल्कुल इस बात का नोटिस लिया जाता है। हाँ, कई दफा दूसरी पार्टीज के लोग भी पार्टी लीडरशिप को बता देते हैं कि ये फलां बंदे ने गैर जिम्मेदाराना बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि सरदर्श नहीं होती या पूछा नहीं जाता, पूछा भी बिल्कुल जाता है और मैं समझता हूँ कि कोई गैर जिम्मेदाराना बयान जिसका कि आपके इल्म में भी नहीं। अगर मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर मरियम साहिबा या हमारे पार्टी के सदर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के लेवल पर और बिलावल साहब के लेवल पर बजट के ऊपर गुफ्तगू और यकीनन होनी भी उधर ही है, तो मैं या कोई और या कादर साहब या कोई और बंदा अगर अपनी तरफ से हम कहें जनाब पीपल्स पार्टी को तो ये है वो है, ये नून लीग के बारे में मैं एक मिसाल दे रहा हूँ बात करते, तो इसका हासिल तो कुछ नहीं होगा मां सिवाय कि हम एक दूसरे की दिलादारी करेंगे और तो इसका कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि वो मामला तो जाहिर है बजट के। हाँ, अलबत्ता एक चीज जरूर है कि बजट अभी पास नहीं हुआ। बजट के अंदर हर तरह की तजावीज ली जा सकती हैं जो कि एक प्रोसीजर है, एक कानूनी और आईनी प्रोसीजर है। उन तजावीज के ऊपर कुछ तस्लीम की जाती है, कुछ उसमें रिजेक्ट कर दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीनी तौर पर इतराज़ात बजट पे दाखिल किए होंगे असम्बली के अंदर, और उसमें जो इनकी अहम तजावीज हैं वो मैं तो समझता हूँ कि पूरी अकोमोडेट होंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में अच्छा चलें, अब आपको लग रहा है कि मामला काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, तो अहमद उवैस साहब, इत्तेहादी जमात तो ज़ाहिर है अपनी जो बात है वो मनमानी की पोजीशन में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा। आप लोग की जो बजट तजावीज़ हैं अब उनका क्या स्टेटस होगा? उसको मनवाने के लिए आप लोग किस तरह से हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे? जो भी एक महज़ब तरीका है, देखिए बजट की तजावीज़ जो है मतमा नज़र जो है वो किसी की पर्सनल लीडरशिप को उजागर करना या उसको लाइमलाइट फैलाना नहीं है। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये बजट इतना सेंसिटिव इशू है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जिनमें 55% से ज़्यादा आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है। की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, इसको सही करते हैं कादिर साहब, जरा कादिर साहब मैं कह रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। मैं जी मंदुखेल साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस बजट में सबसे सेंसिटिव इशू ये है कि ये किसी को अपनी लीडरशिप को ज़्यादा लाइमलाइट में लाने के लिए कोई लच्छेदार तकरीर की भी ज़रूरत नहीं है, ना उसके ऊपर जोर दे के हंगामा करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल है इससे मंसूब, क्योंकि 24 करोड़ लोग जो हैं वो उसमें एक बड़ी तादाद 55% से ज़्यादा परसेंटेज जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ना बजट ने उनके मतलब कोई ऐसी तजावीज़ निकाली है कि उनकी लाइफ कैसे इक्वालिटी के ऊपर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाया जाएगा और कैसे बढ़ाया जाएगा। सही, आपने तनख्वाहदार मुलाजिम की भी बात कर ली, आपने जो लोग उनकी तो तनख्वाह भी क्या है, तनख्वाह भी कोई नहीं है और उनका शेल्टर भी कोई नहीं है उनके पास। उनके न किसी बच्चे ने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी है, न किसी उनकी फैमिली ने किसी हॉस्टल और या हॉस्पिटल की या किसी डिस्पेंसरी की शक्ल देखी है। सही, न पेट पे पूरा पेट भर के खा सकते हैं, न पेट के ऊपर ढांकने के लिए पूरा कपड़ा ले सकते हैं। वो कौम वो 55% के मतलब क्या बात की है? हमारी आबादी है, उनके दिलों में भी यही दिल धड़कता है, उनके शरियानों में यही सुर्ख खून है। बिल्कुल सही, इंसान हमारी तरह के। उनके बच्चे जब उनके माँ बाप जो हैं बच्चों को देख के पता नहीं उनके क्या हालात और क्या खुदकुशियां करते हैं कि किन हालात में, हमने क्या सोचा उनके मुतालिक।
बिल्कुल ठीक। तो मैं ये एस्पेक्ट है जिसको गौर करना चाहिए। अब तक नहीं सोचा तो अब कब सोचेंगे अहमद साहब? जाहिर है कि वक्त चूंकि बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, बहुत इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल सूरत-ए-हाल में। और ये दानियाल साहब की इस पर राय जानना अगर आप नजर आती है, अगर तो ये हम एक बड़े सख्त किस्म के कयास की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो दानियाल साहब, ये इस सख्त कयास की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, इसका वे आउट क्या है? ये जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्रंच की सिचुएशन है, इससे आगे अगर यही इसी तरह की पॉलिसी का तसलसल रहा तो आपको लगता है कि ये हम बेहतर मौके की तलाश में और बेहतर वक्त की तरफ जा सकेंगे? असल में इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि मामूल पे चीज़ों को चलाई रखे। ये नहीं चल सकती। आपको एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन प्लान चाहिए, क्योंकि ये जो इकोनॉमी तैयार हुई है ये उस वक्त शौकत अजीज और इशरत हुसैन जबकि अफगानिस्तान की जंग जारी थी और पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश हुई थी, ये मईशत उस वक्त तैयार की गई थी। और पिछले 25 बरस से हम इसमें कर्ज ले लेके एक कंजम्पटिव इकोनॉमी चलाते रहे। अब हमारी जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो सारी इंपोर्ट बेस्ड है और कंजम्पशन आउटपुट है। तो इसमें ये नहीं चल सकती आगे, ये सारी ओवरऑलिंग करनी पड़ती है और इनके बस की बात नहीं है। ये एक ही मिसाल ले लें, अभी हमें बताया गया कि जिनके मिनिस्ट्रियाँ डाउन, इस वक्त आपको पता है कि 30 मिनिस्ट्रीज हैं और 33 मिनिस्ट्रीज हैं और 40 डिविजन्स हैं। इसका मतलब है 40 फेडरल सेक्रेटरीज हैं। तो उनमें से अगर आप 17 ख़त्म कर देंगे, जैसे बिलावल साहब कह रहे हैं, जो कि तकरीबन 50% हैं, तो फिर 22 ग्रेड कैसे मिलेगा ब्यूरोक्रेसी को? इसका मतलब है सिविल सर्विस रिफॉर्म भी आपने करना है। सिविल सर्विस रिफॉर्म का इनको पता ही नहीं है, इनके पास थिंक टैंक ही कोई नहीं है, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं इसके मुताबिक। ये कैसे कर पाएंगे? ये चीज़ें नहीं होने वाली। ठीक है। तो कादिर मंदोखेल साहब, बुनियादी जो आप डिस्कशन होगी टॉप लीडरशिप के दरमियान बजट को लेकर, वो किन नुक्तों पर होगी? और अगर 100% आपकी बात नहीं मानी जाती तो पीपल्स पार्टी का फिर आगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, पहले तो लाइन ऑफ एक्शन अगर 100% हमारी नहीं मानी जाती है तो हमने तो अभी से बायकॉट कर रखा है। हमने पिछले जो सेशन में हमने 3 लोग अलाउ किए है। आज हमने 4 लोगों को नॉमिनेट किए कि वो सिर्फ अटेंड कर ले, सारे MNA न जाए, तो हम तो यकीनन बायकॉट करेंगे। अच्छा, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला MNA का फंड लेना नहीं है। हमारा मसला सिर्फ इतना ही है कि सैलाब में जहां पिछले 16 महीने की PDM हुकूमत को जहां हमने कंधे पे लेके उस हुकूमत को चलाया था और उसी हुकूमत की वजह से नवाज शरीफ साहब आ गए थे और केसेस खत्म हो गए, इलेक्शन लड़ गए, सब चीज हो गए, तो हमने वो कड़वा घून इस वजह से पिया था और हमने बर्दाश्त किया था। उस वक्त भी हफ्ते कराची के पानी की बात है वो नहीं दी है, जो K5 मनसूबा K4 मनसूबे की मैं बात कर रहा था पिछले सेगमेंट में। दूसरा ये कि 90% सैलाब में जहां सिंध डूबा हुआ था वहां जो मकानात के लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमने ऐलानात किए थे और शहबाज शरीफ साहब के मशवरे से हमें फंड नहीं दिया गया, पहले भी नहीं दिया गया, अब नहीं दिया गया, तो अब बताओ कब देंगे? अगर मुस्लिम लीग नून का पहले ही बजट में ये रवैया है तो आखिरी बजट में तो हमें मंदोखेल साहब, जो डिमांड है पीपल्स पार्टी की, उसमें कहीं मरकज में या पंजाब में वजारतें लेना तो शामिल नहीं है, या तकर्रियों का इख्तियार तो पीपल्स पार्टी को नहीं चाहिए? ये वाली डिमांड तो आप लोग ही नहीं है ना, कोई वजारतें या तकर्रियों का इख्तियार पंजाब में या मरकज में? नहीं कोई देखे तकर्रियों का सिर्फ हमारा इतना मुतालबा है पंजाब की हद तक जहां हमारे MNA MP है वहां जो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ ब्यूरोक्रेट थे उनको लगाया गया। तो हमने ये तजवीज दी कि बाबा आप अपनी मर्जी का लगाओ मगर कम से कम इस आदमी को तो नहीं लगाओ। ठीक है, चलें, ये आपकी तजवीज़, अब देखते हैं इस पर हुकूमत सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, अली गौर बलूच साहब, अहमद उवैस साहब, दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।